Hello everybody, Namaskar. This is Vikas Kumar. Welcome to our channel, The Ethical Bureaucrat. We were doing Indian economy previous year questions right from 2011 से 2024. Right? You can join this Telegram channel and group for PDFs and for further updates. You can also follow me on the Instagram. Now, हमारा ये पिलर 1 खत्म है, पिलर 2 कंप्लीट हो चुका है, पिलर 3 भी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंड आज हम लोग चैप्टर 3 भी WTO, IMF एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एग्रीमेंट के क्वेश्चंस को टोटल 22 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 10 3B WTO, IMF, अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एग्रीमेंट्स. पहला क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम 2024. क्या कह रहा है? Consider the following statement. Statement 1. Recently, Venezuela has received a rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its people from fleeing, immigrating to other countries. है ना? Statement 2 क्या बोल रहा है? Venezuela has the world's largest oil reserves. अब ये statement तो पक्का सही है. क्यों सही है? Because ये statement बहुत बार आप लोग न्यूज़ वगैरह में पढ़ोगे. अगर आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हो तो उसमें पढ़ोगे, न्यूज़ में तो 100% आप लोग पढ़ोगे ही, राइट? किसी न किसी कारण से. सो वेनेजुएला हैज द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड विथ ओवर 300 बिलियन बैरल्स. सऊदी अरेबिया आपको सेकंड में था, है मतलब. बट डिस्पाइट दिस मैसिव रिजर्व्स, वेनेजुएला का ऑयल प्रोडक्शन जो है इट हैज डिक्लाइंड. क्यों? ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, ड्यू टू सैंक्शंस, ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. तो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जहां तक फर्स्ट स्टेटमेंट का बात है तो वेनेजुएला ने फेस करा इकोनॉमिक हार्डशिप, समझिएगा, हाइपर इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इन सब चीजों के कारण सिग्निफिकेंट इमिग्रेशन देखने को मिला. Millions of Venezuelans have fled to neighboring countries like Colombia, Brazil, Peru in search of better opportunities. यहाँ क्या कह रहा है कि it has succeeded in preventing its people from fleeing, immigrating to other countries. तो नहीं भाई, लोग दूसरे देश भाग रहे हैं. And the country is still struggling with high inflation, economic downturn, humanitarian crisis. And so जो यहाँ लिखा हुआ है ना कि it has succeeded in preventing its people from immigrating, दिस इज रॉन्ग. इमिग्रेशन मेजर इशू है. तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ उससे वेनेजुएला सक्सीड नहीं किया कि इमिग्रेशन को रोका जा सके. इमिग्रेशन हो रहा है. ठीक, ये 2024 का क्वेश्चन है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. क्लियर है? जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है. एंड देखो, कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है ना, ये सारा कुछ हम लोग आईआर में भी पढ़े हैं, रिवाइज किया है हमने. जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग आईआर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे तो भी हमें ये बात समझ में आया कि इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट जो जोन है, कॉन्फ्लिक्ट वाली रीजन्स है अराउंड द वर्ल्ड, उससे क्वेश्चन पूछता है. तो उस वक्त भी जब आईआर का पीवाईक्यूज हम लोग कर रहे थे तो उस वक्त भी हम आपको यही बताएं, क्या बताए थे कि जो रीजन है वहाँ कौन से ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, राइट? एंड दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या है, अगर ये पता है तो काम हो जाएगा. वही चीज को, उसी चीज को इधर भी इस तरीके के क्वेश्चन में भी फॉलो करना है. सोर्स क्या होगा? सोर्स, अगर न्यूज़पेपर वगैरह आप नहीं पढ़ रहे हो तो सोर्स सिर्फ इसी को रखना है. ठीक है, क्लियर है बात? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2024. क्या कह रहा है? देखो, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब एक लॉजिक इसमें ये चलता है कि ग्रेन्स वगैरह का बात होगा तो इंडिया तो मतलब मेंबर होगा ना, क्योंकि अच्छा खासा प्रोडक्शन करता है इंडिया, तो हो सकता है मेंबर. लेकिन दूसरा बात ये भी है कि अगर इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का इंडिया मेंबर है तो बहुत रेयरली ही कोई बच्चा पढ़ा होगा, कोई एस्पिरेंट पढ़ा होगा इसके बारे में. तो एग्जामिनेशन सिनेरियो में अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता है एंड आपको रिस्क लेना है, तब आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको मतलब इसको सही मानना है या सही नहीं मानना है. वैसे आपके इंफॉर्मेशन के लिए दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल, राइट? दिस इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल, इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल organization that promotes cooperation in international grain trade and enhances the market transparency. This International Grain Council monitors and provides information on major grains, oilseeds, rice market. ठीक है. Now second statement देखो, a country needs to be a member of International Grain Council for exporting or importing rice and wheat. आप बताओ, मतलब ये अजीब, मतलब नॉनसेंस वाला बात है या नहीं है कि एक कंट्री को इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का मेंबर होना पड़ेगा अगर उसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है राइस एंड व्हीट को. दिस इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर एक्सपोर्टिंग, इंपोर्टिंग ग्रेन्स लाइक राइस एंड व्हीट. ये कैसा पाबंदी है? आप खुद से सोचो ना, बकवास बात है
है ना। कंट्रीज कैन ट्रेड ग्रेन्स फ्रीली बेस्ड ऑन डोमेस्टिक पॉलिसी, बेस्ड ऑन बाइलैटरल एग्रीमेंट्स, बेस्ड ऑन WTO रूल्स। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा। एंड ये स्टेटमेंट को तो आप 100% मतलब आप नहीं भी कहीं पढ़े हैं, नहीं भी कहीं पढ़े हैं, तो भी इस तरीके के स्टेटमेंट को तो बिना पढ़े भी आपको मतलब कट करना है कि गलत है ये। एंड यही हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि सिर्फ नॉलेज नहीं, स्किल्स डेवलप कराता है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड इसमें चेक क्या कर रहा है UPSC? आपके नॉलेज को चेक कर रहा है क्या, आपके एप्टीट्यूड को चेक कर रहा है, आपके स्किल को चेक कर रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। आंसर क्या होगा? 1 ओनली। जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट and rapid credit facility are related to the provisions of lending by which one of the following? समझिएगा बात को। rapid financing instrument provides quick financial assistance to IMF member countries। वो IMF member countries जो कि फेस कर रहे हैं urgent balance of payment needs, right? So rapid financing instrument, it provide quick financial assistance to IMF member countries facing urgent balance of payment needs, and this rapid financing instrument is available to all the member countries, and this is used during economic shocks, natural disasters, emergencies, है ना। जबकि रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी का बात करें, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी इट प्रोवाइड रैपिड कंसेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लो इनकम कंट्रीज फेसिंग अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स। ये किसके लिए है? तो ओनली फॉर लो इनकम कंट्रीज। एंड ये लो इनकम कंट्रीज को कब मदद करेगा? इकोनॉमिक क्राइसिस के दरमियान, पैंडेमिक्स के दरमियान, डिजास्टर्स के दरमियान। तो अगर रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट का बात करेंगे तो दिस इज क्विक फंडिंग फॉर ऑल कंट्रीज, ऑल मेंबर कंट्रीज विद अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड। जबकि रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी जो है इट इज क्विक कंसेशनल फंडिंग ओनली फॉर लो इनकम कंट्रीज, राइट। इतना पढ़े हम लोग, इतना PhD की है। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी ये किससे जुड़ा हुआ है? कौन से बैंक से जुड़ा हुआ है? IMF से जुड़ा हुआ है। अब बात को समझिए, यही चीज जब हम PT 365 कवर करा रहे थे इंडियन इकोनॉमी का, तो यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे कि भाई देखो, हम पढ़ के निकल रहे हैं, उसका एक पर्पस है। हम बैठ के वो वीडियो और लंबा बना सकते हैं, हम जबरदस्ती का समझा सकते हैं, लेकिन ये समझना क्यों है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखो ना, टर्म था रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। अरे नहीं जानना है वो किसके लिए है, किसका है, मतलब क्या उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, नहीं जानना है वो किससे जुड़ा हुआ है? IMF से जुड़ा हुआ है, बात खत्म। हम इसीलिए बार बार कह रहे थे कि पढ़ के निकल जाओ, एक एक चीज पे PhD करने का कोई सेंस नहीं है। एंड जब हम लोग रिवाइज करेंगे तो रिवाइज ऐसे ही करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे करेंगे, जबरदस्ती का PhD नहीं करेंगे। ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन था। एंड इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि हो क्या रहा है, होगा ये कि आपको RFI एंड RCF के बारे में मतलब बहुत नॉलेज हो जाएगा एक पॉइंट पे, एंड आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आपको पता नहीं है, एग्जाम में आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये IMF का है या वर्ल्ड बैंक का है या ADB का है, जस्ट बिकॉज आपने रिवाइज नहीं किया है। तो ये PhD करने का फिर सेंस क्या है? इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कॉम्पास के जैसा है, आपको डायरेक्शन हमेशा प्रोवाइड कर रहा है कि कैसे पढ़ना है। यहाँ लिखा हुआ है जो भी इंफॉर्मेशन है। हमारे काम का क्या था कि ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? तो IMF से। देखो 2020 का क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं AIIB के बारे में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। सो दिस इज अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक दैट फोकसेस ऑन फंडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। नाम में ही लिखा हुआ है ना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एंड ये फंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कहाँ? तो इन एशिया एंड बियॉन्ड। तो क्या सिर्फ एशिया में करता है? एकदम नहीं। एंड दिस AIIB इट प्रोमोट्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी एंड रीजनल कोऑपरेशन। करंटली 103 कंट्रीज के आसपास इसके मेंबर्स हैं, अप्रूव्ड मेंबर कंट्रीज फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब पहला स्टेटमेंट देखिए, AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर नेशन। ये स्टेटमेंट आप ऐसे भी टिक कर लेते हैं, सही है। इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB। अगर आपने मतलब पढ़ा है ना थोड़ा बहुत भी, तो आपको ये पॉइंट याद रहेगा। एंड इस तरीके का इंस्टीट्यूट जो है, बैंक्स वगैरह कवर होता है, स्टैंडर्ड मैगजीन्स में कवर होता है। ठीक है, तो इंडिया नहीं, चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB। कौन है मेजर शेयर होल्डर? चाइना सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट, फिर सेकंड में आपको इंडिया आता है, थर्ड
रशिया, फिर जर्मनी, ऐसे करके है, राइट। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। जैसे सेकंड गलत, ये एंड ये गया। नाउ थर्ड देखते हैं, AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया। अरे ये स्टेटमेंट गलत है, एंड ये हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन के PYQ को जब कर रहे थे तो भी हम लोग ये क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। AIIB डज नॉट ओनली इंक्लूड एशियन कंट्री, इट हैज मेनी नॉन रीजनल मेंबर्स, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कतर है, कनाडा है, फ्रांस है, UK है, जर्मनी है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत होगा, आंसर वन ओनली। अब आप बताओ, आप अगर खुद से AIIB के बारे में पढ़ते तो आप क्या पढ़ते? यही कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ते ना, कितने मेंबर्स हैं, उसका पर्पस क्या है। आप अगर थोड़ा बहुत भी आपको ये आइडिया लग पाता कि अच्छा ये सारे कुछ इसके मेंबर्स हैं, आप ये स्टेटमेंट को गलत कर लेते। आप अगर AIIB के बारे में अच्छे से पढ़ते, कोई भी मैगजीन में कोई भी, तो वो ये स्टेटमेंट कवर करता ही है। ये ऐसा नहीं है कि आज हम मतलब ये क्वेश्चन पूछ दिया है इसलिए हम ये बात बता रहे। कोई भी मैगजीन जहां नहीं कवर किया होता है वो बात हम बता देते हैं आपको अच्छे से। हम बता देते हैं कि देखो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा, उसके बाद मैगजीन जो है वो इसको ऐड करने लगा अपने नोट्स में। लेकिन इस तरीके का जो स्टेटमेंट है ना कि इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, तो असली में तो चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB। तो ये स्टेटमेंट हर मैगजीन कवर करता है, ठीक है बात। नाउ तो यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज फ्रॉम 2020, कह रहा है with reference to trade related investment measures, which of the following statement is are correct? Trade related investment measures, TRIMS prohibit quantitative restrictions on imports imposed by foreign investors। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रिम्स, कि क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस जो लगाया जाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा इंपोर्ट्स पे, उसको ट्रिम प्रोहिबिट करता है। दिस मीन्स अ कंट्री कैन नॉट फोर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स to meet specific import-export requirement that would distort the trade. This is according to TRIMS agreement. तो पहला क्या कह रहा है? Quantitative restrictions on import by foreign investors are prohibited. This statement is correct with respect to TRIMS. फिर सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ट्रिम्स को लेके कि ट्रिम्स अप्लाइज ओनली टू गुड्स, सर्विसेज में ये नहीं लगता है। ट्रिम्स अप्लाई ओनली टू ट्रेड इन गुड्स, नॉट ट्रेड इन सर्विसेज। तो फिर ट्रेड इन सर्विसेज पे क्या लगता है? GATS, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ये लगता है सर्विसेज पे, राइट। एंड गुड्स पे क्या लगता है? ट्रिम्स लगता है। यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि ट्रिम जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे लगता है, तो नहीं लगता है। सेकंड अगर गलत करते हैं आप तो आप आंसर पे पहुंच जाते हैं। अब जब हम लोग WTO पढ़ते हैं स्टैटिक में, वहां हम लोग बहुत सारे एग्रीमेंट पढ़ेंगे, उसमें ट्रिम्स पढ़ते हैं, ठीक। अब ये ट्रिम्स आप जब पढ़ोगे तो आप कोई भी नोट्स निकालो, उसमें आप ये स्टेटमेंट तो मतलब पढ़ोगे ही ना। आप खुद बताओ, ये स्टेटमेंट बहुत यूनिक है कि नहीं, कि ये सिर्फ गुड्स पे लगता है, सर्विसेज पे नहीं लगता है ना। तो आप ये कोई भी मतलब एकदम बेकार से बेकार नोट्स भी पढ़ रहे होगे, उसमें ये चीज कवर रहेगा ही। एंड जैसे आप इस चीज को मतलब समझ पा रहे हो, जैसे ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो रहा है, वैसे ही आप आंसर पे पहुंच रहे हो 1 and 3। एंड 3 नहीं भी अगर पता है कि दे आर नॉट कंसर्न विथ रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। अब अगर आपको ये नहीं भी पता है ना, तो भी आपका काम चल जाएगा। सो ट्रिम्स इज नॉट अबाउट रेगुलेटिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंस्टेड इट ensures fair treatment of foreign investors in domestic country. It prevents governments from enforcing condition that would distort the international trade. ये सब ट्रिम्स के बारे में हुआ, राइट। सो ट्रिम्स अप्लाइज ओनली टू गुड्स नॉट सर्विसेज, पहला पॉइंट। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है ना जो किस पे लग रहा है? गुड्स पे, सर्विसेज पे नहीं। इट प्रोहिबिट्स ट्रेड डिस्टॉर्टिंग इन्वेस्टमेंट मेजर्स लाइक इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन, कि हम इतना ही कुछ इंपोर्ट करेंगे आपके यहाँ से, इसको ये प्रोहिबिट करता है। इट इंश्योर्स फेयर ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स बट डज नॉट रेगुलेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट नहीं करता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, इस बात को ये इंश्योर करता है। लेकिन ये सब नहीं भी पता है, सिर्फ इतना पता होता है कि ट्रिम्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे नहीं लग के सिर्फ गुड्स पे लगता है। सर्विसेज के लिए GATS है, सर्विसेज के लिए जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड सर्विसेज है, तो आप आंसर पे पहुंच जाते, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी कुछ मैंने बताया अभी, ठीक। सो क्वेश्चन देख के ये बात बहुत अच्छे से आपको समझना होगा
कि जरूरी नहीं है ना कि ट्रिम्स जैसे पूछा, अब आप ट्रिम्स के बारे में सबसे बेसिक चीज तो यही पढ़ते, अब वहीं से आपका बन गया आंसर। आपको जैसे पता चला कि अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज नहीं सिर्फ गुड्स होगा, सेकंड स्टेटमेंट गलत, सेकंड गलत, सेकंड गलत, सेकंड गलत, आप आंसर पे पहुंच गए। यही चीज बार 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 कह रहे हैं कि ये चीज आपको स्टैटिक पढ़ने से नहीं मिलेगा, आपको पीवाईक्यू पढ़ना होगा। एंड जब आप पीवाईक्यू अभी पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है ना ये चीज कि आपको स्टैटिक अगर आप सरफेस लेवल पे भी पढ़ रहे हो लेकिन बार 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 पढ़ रहे हो एंड उसको पीवाईक्यू के साथ आप लिंक करके पढ़ रहे हो तो आप कंपटीशन में वैसे ही बहुत आगे हो, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज फ्रॉम 2020, कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20। देखो ये सब क्वेश्चन मतलब अब डिस्कस करने का कोई सेंस है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशंस का जब करवा रहे थे तभी हम आपको ये सब क्वेश्चन करवा चुके थे, ठीक है। हम सीधा बताएं कि कुछ कुछ ग्रुप्स हैं, ग्रुपिंग्स है, उसके मेंबर्स को आपको याद करना पड़ेगा। हम ट्रिक भी बताए थे वहां पे, है ना, ध्यान है आपको। सो G20 का अगर बात करते हैं तो ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जहां आपको 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, तो 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन ये मिलके आपको 20 हो गया, तो G20 ये बन गया। इट एड्रेसेस मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, उस पे ये फोकस करता है, उस तरीके के इश्यूज को एड्रेस करता है। अब G20 मेंबर्स कौन कौन है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएस, ईयू। अब हम एक ट्रिक बताए थे, आप वो ट्रिक बताओ कमेंट सेक्शन में जाके कि वो ट्रिक कौन सा था, राइट। एंड याद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं, तो आंसर इसका क्या होगा? पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो G20 का मेंबर है, तो अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो फिर पूछ रहा है, यहाँ कुछ कंट्रीज के नाम दिए हुए, 2018 का क्वेश्चन है, 1 से लेके 6 तक। कह रहा है विच ऑफ द अबव आर अमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियान। ये सारा क्वेश्चन हम लोग IR में किए हैं, यहाँ रिपीट हो रहा है बिकॉज हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इसीलिए। एशियान फुल फॉर्म क्या होता है? एशियान का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट Asian nation. This was established in 1967 with Bangkok Declaration. कहाँ? थाईलैंड में, राइट। एशियान में टोटल आपको 10 मेंबर्स है। कौन कौन? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। एशियान के लिए ट्रिक पता है, हम तो याद करवा ही देंगे बाद में सारा, जो भी इंपॉर्टेंट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होगा ना उसको हम ट्रिक के थ्रू याद करवा देंगे, लेकिन ट्रिक पता है तो आप बताओ कमेंट बॉक्स पे। सो एशियान में टोटल 10 मेंबर्स हैं, राइट। नाउ एशियान हैज 6 फ्री ट्रेड पार्टनर्स। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1, 3, 4 एंड 5। सो आंसर इज C, 1, 3, 4, 5. So these are among the free trade partners of एशियान। कनाडा तो है नहीं, यूएस है नहीं, अगर यूएस काट लेते तो यहाँ देखो ऐसे ही कट जाता। अब जब एशियान पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ RCEP देख लीजिए, RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इट इंक्लूड्स एशियान प्लस 5 पार्टनर्स। एशियान में टोटल 10 मेंबर्स थे एंड ये 5 पार्टनर्स कौन कौन है? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया opted out of this RCEP in 2019 due to concerns over its impact on Indian industries, trade deficits, मार्केट एसेस। इसीलिए RCEP में इंडिया जो है वो पार्ट नहीं है, लेकिन फ्री ट्रेड पार्टनर का बात करेंगे तो वहां इंडिया है। हमसे पूछा फ्री ट्रेड पार्टनर्स के बारे में, ठीक है। नाउ यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, हो जाएगा आपका काम, चल जाएगा इससे। अब 2018 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इंडिया इनैक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस of goods registration and protection act 1999 in order to comply with the obligation to। अब आप बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हम लोग PhD करके जा रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये पर्टिकुलर एक्ट जो आया, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ये इनमें से किन के रूल्स के साथ कंप्लाई करता है? आप बताओ। चलो वो तो देख ही लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले आप ये बताओ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होता है ना? जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? ये दिस इज अ साइन यूज्ड ऑन products that originate from a specific place and have qualities, reputation, characteristics due to that location।
आया बात समझ में? तो ये एक ऐसा साइन है जो प्रोडक्ट्स पे यूज होता है, वो प्रोडक्ट जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस से ओरिजिनेट हुआ है, एंड इस प्रोडक्ट में ना जो क्वालिटीज है, इस प्रोडक्ट का जो रेप्यूटेशन है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो इस लोकेशन के कारण है। एंड सो इंडिया इनैक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 टू प्रोटेक्ट द जीआई प्रोडक्ट्स, राइट, एंड टू कंप्लाई विद WTO रूल्स। आंसर क्या होगा? डी, WTO। इसी से एक जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है जैसे ट्रिप्स एग्रीमेंट। यहाँ हमने ट्रिम्स पढ़ा था, अभी हम लोग ट्रिप्स पढ़ रहे हैं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट। दिस वाज साइंड इन 1994 अंडर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मराकेश एग्रीमेंट विच एस्टेब्लिश्ड WTO एंड ट्रिप्स के अंदर में जियोग्राफिकल इंडिकेशन को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो जियोग्राफिकल इंडिकेशन GIs आर रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अंडर ट्रिप्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो जो जम्मू कश्मीर का सैफरन है, सो सैफरन फ्रॉम जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट दैट रिसीव्ड GI टैग इन इंडिया। आप बताओ ये सब आप मतलब क्रॉस कर लेते कि नहीं कि अच्छा ILO, IMF, UNCTAD नहीं होगा, क्या होगा? WTO होगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन आपके लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम 2017। कह रहा है द टर्म डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी सीन इन द न्यूज रेफर्स टू। ये डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी किससे जुड़ा हुआ है? ये यूरोपियन यूनियन से जुड़ा हुआ है। द यूरोपियन यूनियन अडॉप्टेड डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी इन 2015। क्वेश्चन देखो कब पूछा है। एंड दिस वाज अडॉप्टेड टू क्रिएट अ यूनिफाइड सीमलेस डिजिटल इकोनॉमी अक्रॉस EU मेंबर स्टेट्स। अब जब यही बात हम आपको बार बार PT 365 इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी रिवाइज करते टाइम बता रहे थे कि कुछ नहीं करेगा, हार्ड क्वेश्चन पूछने का प्रयास करेगा। एंड कैसे पूछेगा? तो जस्ट एक टर्म कुछ देगा, बोलेगा ये किससे जुड़ा हुआ है, तो यूरोपियन यूनियन से जुड़ा हुआ है। अब बताने को तो हम इस पे आपको और भी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दें, जैसे दिस इज 3 ब्रॉड पिलर्स ऑफ स्ट्रैटेजी, इंप्रूविंग एक्सेस टू डिजिटल गुड्स एंड सर्विसेज, क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर डिजिटल नेटवर्क्स एंड सर्विसेज टू प्रॉस्पर, एंड थर्ड पिलर इज यूजिंग डिजिटल एज अ ड्राइवर फॉर ग्रोथ। लेकिन वो सब का काम कहाँ है? आप जबरदस्ती, आपको क्या लग रहा है, आपका जो मेमोरी है जबरदस्ती उसमें कचड़ा भरने का क्या सेंस बनता है? इसीलिए बार बार कह रहे हैं ना कि सुन लो। अब मैगजीन है तो उसमें तो मान लो कि डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रैटेजी बोल के कोई अगर टॉपिक दिया है तो उस पे तो वो आधा पेज लिखेगा ना भाई। हमारा काम क्या है कि ये टर्म है, ठीक है, इससे ये एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इतना दिमाग में रख लेना है। एंड कैसे पता चल रहा है कि यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे पता चल रहा है, नहीं तो एक एक टर्म पे आप जबरदस्ती का PhD करते रहिए। यहाँ पर्पस लिखा हुआ है, पर्पस क्या था? टू क्रिएट यूनिफाइड डिजिटल मार्केट अक्रॉस EU, इंश्योरिंग seamless online trade and services. 3 pillars of a strategy है, improving access to digital goods and services, creating an environment for digital networks and services to prosper, and the third pillar is using digital technology as driver for growth. इतना जानना जरूरी है? नहीं है ना, डायरेक्ट ये जानो ना किससे जुड़ा हुआ है, EU से, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज फ्रॉम 2017। पहला स्टेटमेंट, इंडिया हैज रैटिफाइड ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ WTO। दिस इज करेक्ट, इंडिया हैज रैटिफाइड दिस इन 2016। क्वेश्चन देखो कब पूछ रहा है, 2017। अब आप बताओ कि क्या उस वक्त का PT 365 कवर किया होगा या नहीं किया होगा? एंड सो इंडिया रैटिफाइड द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ WTO इन 2016 एज पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट टू इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन ट्रेड। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, TFA is a part of WTO's Bali Ministerial Package of 2013. This is also correct. अब जब हम लोग PT 365 उस साल का रिवाइज करना, तब आपको एहसास होगा कि उसमें ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट दिया हुआ था। तो वो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के ओरिजिन का जिक्र होगा कि नहीं? अगर ओरिजिन का जिक्र होगा तो उसमें बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज के बारे में लिखा होगा या नहीं लिखा होगा? तो जो भी पढ़ रहे हैं ना उस पर ट्रस्ट करना होगा, मतलब ये रूमर पे नहीं जाना होगा कि क्वेश्चन अब नहीं पूछ रहा है। देखो लोग पढ़ के जाएंगे, आपको छोड़ना है आप छोड़ लो। एंड पढ़ना भी है कैसे? एकदम सरफेस लेवल पे। स्टेटमेंट देखिए ना, इंडिया हैज रैटिफाइड TFA ऑफ WTO, इसी के कारण तो न्यूज में होगा। अब TFA क्या है? तो दिस इज द पार्ट ऑफ, दिस वाज एन आउटकम ऑफ WTO's बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ 2013 एंड दिस एम टू सिंप्लीफाई द कस्टम प्रोसीजर्स, रिड्यूसिंग ट्रेड कॉस्ट्स वर्ल्ड वाइड। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, TFA केम इनटू फोर्स इन January 2016। दिस इज रॉन्ग। TFA came into force in February 2017 after it was ratified by 2
थर्ड WTO मेंबर्स। एंड ये शायद आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते थे अगर आपको ये पता होता कि इंडिया ने 2016 में रेटिफाई करा है, तो बहुत कम चांस है ना कि 2016 में ही ये फोर्स में भी आ जाए, क्योंकि सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स तो हमको चाहिए ना जो लोग रेटिफाई करेंगे। तो होगा कि हाँ ठीक है, चलो इतने लोग रेटिफाई कर दिए, ठीक है, अब ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट फोर्स में आएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 and 2 सही है ना, तो आंसर इज A 1 and 2। यहाँ लिखा हुआ है आपके लिए सब कुछ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज फ्रॉम 2016। सो फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज बीन सेट अप बाय एपेक। दिस इज रॉन्ग। न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग 6th ब्रिक्स समिट इन फोर्टालेजा, ब्राजील इन 2014। एंड एक बार ये भी पूछा है, मतलब हम शायद ईयर भूल रहे हैं, अभी आएगा क्वेश्चन, कि फोर्टालेजा डिक्लेरेशन किससे जुड़ा हुआ है? सो न्यू डेवलपमेंट बैंक से। सो फोर्टालेजा डिक्लेरेशन emphasized that new development bank would support development projects and complement existing financial institution rather than replace them। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक ना अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको कॉम्प्लीमेंट करेगा, ना कि इनको रिप्लेस करेगा। आया बात समझ में? सेकंड स्टेटमेंट, द हेडक्वार्टर ऑफ NDB इज इन संघाई। दिस इज करेक्ट एंड वी ऑल नो संघाई कहाँ है। ठीक है, सो इट एम टू फाइनेंस the development projects and complement the global financial institutions like IMF, World Bank, etc. So आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2 only। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है इंफॉर्मेशन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, दिस इज फ्रॉम 2016 विथ रेफरेंस टू IMFC, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल कमिटी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो IMFC है ना, इट इज अ कमिटी ऑफ, नाम से पता चल रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड दिस कमिटी एडवाइजेस रिपोर्ट टू IMF Board of Governors. This IMFC provide guidance on international monetary and financial system, including strategies to handle the global financial crisis. Statement 1 पढ़िए। IMFC discusses matter of concern affecting the global economy, advises the IMF on the direction of its work। सही बात है, अगर ये आप स्टेटमेंट नहीं भी पढ़े हैं तो भी इतना तो डेसिफर कर ही सकते हैं ना, कोई कमिटी है तो एडवाइस वगैरह ही तो करेगा, और क्या करेगा। सेकंड स्टेटमेंट, वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट एज एन ऑब्जर्वर इन IMFC's मीटिंग। तो बात को समझिए, IMFC जो है इट कंसिस्ट ऑफ 24 मेंबर्स, यूजुअली फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, ऑफिशियल्स ऑफ कंपेरेबल रैंक, राइट। एंड यहाँ पे वर्ल्ड बैंक भी पार्टिसिपेट करता है एज ऑब्जर्वर, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आंसर क्या होगा? आंसर 1 and 2। देखो सेकंड स्टेटमेंट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको गलत लग सकता है कि अगर IMF से जुड़ा हुआ है तो बहुत कम चांस है वर्ल्ड बैंक आएगा। तो सोल्यूशन क्या है इस तरीके का क्वेश्चन का, कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या बॉडी न्यूज में है उसके बारे में काम भर पढ़ लेना है। एंड कुछ अतरंगी सा पॉइंट मिल रहा है, जैसे IMFC का बात हो रहा है, IMF का ये कमिटी है, लेकिन इसमें वर्ल्ड बैंक भी पार्टिसिपेट करता है एज ऑब्जर्वर, तो ये यूनिक बात हुआ ना। तो इस तरीके की यूनिक बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप जो भी मैगजीन पढ़ रहे होगे, आप पढ़ो, PT 365 पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़ना है। यहाँ लिखा हुआ है आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन था, जो मैंने बता दिया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय, 2016 का क्वेश्चन है। अब ये सब मतलब क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम लोगों को याद रहता है। अब होता है क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ना रिपोर्ट एंड कौन सा इंस्टीट्यूट उसको निकाल रहा है ये पढ़ते हैं, राइट, लेकिन एक ही जगह बैठ के बस पढ़ रहे हैं कि अच्छा ठीक है ये रिपोर्ट ये निकाल रहा है, ये रिपोर्ट ये निकाल रहा है, एंड फिर फाइनली होता क्या है ना, कंफ्यूजन हो जाता है। तरीका क्या है? तरीका है कि n नंबर ऑफ टाइम्स आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, and this is published by IMF, right? This report provides an assessment of global financial market and it highlights risk to financial stability। इसके अलावा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अलावा IMF दो और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है। एक करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, शायद पूछा भी है पहले, एंड दूसरा करता है फिस्कल मॉनिटर। दिस फिस्कल मॉनिटर एनालाइजेस द पब्लिक फाइनेंस डेवलपमेंट्स एंड फिस्कल पॉलिसी, जबकि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, इट कवर्स द इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स फोरकास्ट। आपको देखो ना क्वेश्चन से क्या पता चला कि चलो कम से कम बहुत कुछ नहीं तो जो रिपोर्ट है एंड वो रिपोर्ट निकाल कौन रहा है, बस इतना ध्यान रख लेना है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड फिस्कल मॉनिटर जो है ये भी रिपोर्ट IMF के द्वारा निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम्स फाइंड द टर्म एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स इन द न्यूज? 2016 में पूछा है। हम लोग PhD करते हैं, है ना, अम्बर बॉक्स क्या है, ब्लू बॉक्स क्या है, ग्रीन बॉक्स क्या है, अच्छा ये चीज ब्लू बॉक्स में आएगा कि नहीं आएगा,
ग्रीन बॉक्स में आएगा नहीं आएगा। पूछा क्या, ये टर्म किससे जुड़ा हुआ है। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा बताओ आप। WTO अफेयर्स से जुड़े हुए हैं, WTO से जुड़ा हुआ है। ये अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, दीज आर कैटेगरीज ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज अंडर WTO। हो गया ना, इतने ही पता होता काम बन जाता अपना। दीज क्लासिफिकेशन कि अंबर है, ब्लू है, ग्रीन है, दीज क्लासिफिकेशन हेल्प रेगुलेट द ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज इन ग्लोबल एग्रीकल्चरल ट्रेड। समझना है क्या 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 है, समझ लेते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहले मान लो अंबर बॉक्स का बात करते हैं, जल्दी जल्दी ही समझेंगे, ठीक है। आपके लिए मैंने इन्फॉर्मेशन लिख दिया है लेकिन समझ लो एक बार। क्या हम लोग पढ़े, हम लोग ये पढ़े कि ये कैटेगरीज किसका है, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज का कैटेगरी है। इससे हमको वैसे सब्सिडी को रेगुलेट करने में मदद मिलता है ना जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहा है, खराब कर रहा है। कि आप सब्सिडी के नाम पे सब्सिडी तो दे दे रहे हो फार्मर को, एग्रीकल्चर सेक्टर में आप दे दे रहे हो, लेकिन उसके चक्कर में ट्रेड गड़बड़ हो रहा है ना। तो इस चीज को रेगुलेट किया जाए, इसलिए अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अंबर बॉक्स में वो सब्सिडी आते हैं जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है, जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहा है। मतलब आप ऐसा सब्सिडी दे रहे हो दैट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन, बात समझना, एंड डिस्टॉर्ट द ट्रेड बाय आर्टिफिशियली सपोर्टिंग प्राइसेस ऑफ फार्मर इनकम। एंड WTO restrict these subsidies beyond a de minimis लेवल। एंड वो जो WTO रेस्ट्रिक्ट कर रहा है इस सब्सिडी को एक मिनिमम लेवल तक, तो वो मिनिमम लेवल क्या है, 5% ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फॉर डेवलप्ड कंट्रीज एंड 10% फॉर डेवलपिंग कंट्री। समझ में आया कि अंबर बॉक्स के तहत अगर देखा जाएगा तो आप जो दे रहे हो ना उससे होगा क्या, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है यहाँ तक, लेकिन उसके साथ साथ ट्रेड भी डिस्टॉर्ट हो रहा है। आप इतना सब्सिडी प्रोवाइड कर दे रहे हो जिससे ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा है, फेयर कंपटीशन नहीं रह रहा है मार्केट में। तो WTO क्या बोलता है कि देखो अंबर बॉक्स में जो सब्सिडी है आप वो 5% ही दे सकते हो। कौन, डेवलप्ड कंट्री एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का 5% ही दे सकता है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ ज्यादा छूट मिला हुआ है कि वो चलो 10% दे सकता है। जैसे एग्जाम्पल लिखें तो MSP है ना, ये क्या है, एक तरीके का आर्टिफिशियली तो सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर के इनकम को। अब किसान को पता है कि भाई देखो MSP तो इस पे मिलेगा ही, इतना मिलेगा ही, तो किसान क्या कर रहा है, वही चीज उगा रहा है। उससे होगा क्या, ट्रेड डिस्टॉर्ट होगा। तो WTO क्या बोल रहा है कि देखो 10% डेवलपिंग कंट्रीज आप 10% ही कर सकते हो, 10% ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ही आप सब्सिडी दे सकते हो। एंड डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में बोला कि आप लोग तो 5% ही दोगे। दिस इज अंबर बॉक्स। फिर आता है ब्लू बॉक्स, यहाँ लिमिटेड प्रोडक्शन सब्सिडीज। दीज सब्सिडीज रिक्वायर फार्मर्स टू लिमिट प्रोडक्शन टू प्रिवेंट ओवर प्रोडक्शन एंड मार्केट डिस्टॉर्शन। यहाँ कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। यहाँ था ना 5% 10% का, यहाँ नहीं है। एग्जाम्पल देखें तो यूरोपियन यूनियन ये सब्सिडी देता है जिससे आउटपुट रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, राइट, बट सपोर्ट फार्मर इनकम्स। यहाँ क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा था, यहाँ हम आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। ये ब्लू बॉक्स के अंदर आता है। थर्ड, ग्रीन बॉक्स, ग्रीन सिग्नल। आप बताओ ग्रीन सिग्नल किसके लिए होता है। दीज आर नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग subsidies. These subsidies do not distort the trade. This focus on agricultural development, food security, environmental protection and कोई भी लिमिट इसमें भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं ना। जैसे एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए आप सब्सिडी दे रहे हो, पेस्ट कंट्रोल के लिए दे रहे हो, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सब्सिडी दे रहे हो, तो ये ग्रीन बॉक्स में आता है। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है सिर्फ कि अंबर, ब्लू, ग्रीन किससे जुड़ा हुआ है, WTO से जुड़ा हुआ है, बात खत्म। हम लोग बहुत PhD कर लिए, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक सारा कुछ लिखा हुआ है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द टर्म, फिर से देखिए, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स, पीस क्लॉज, ये सारे टर्म्स अपीयर हुए हैं न्यूज में फ्रीक्वेंटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा, 2015 का क्वेश्चन है, ये सारे टर्म WTO से जुड़े हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन से इतना तो पता चल गया है कि जो टर्म है वो टर्म किससे जुड़ा हुआ है। इतना भी अगर बार बार रिवाइज कर रहे हैं तो हमारा काम निकल जाए। आज 2015 में ये पूछा है, राइट। आज जो बच्चे, मतलब आज जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये बहुत आसान लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि वो लोग अपने स्टार्टिंग में ना इसको 50 बार पढ़ चुके होंगे। लेकिन जब भी कोई टर्म न्यूज में रहता है एंड पहली दूसरी बार ही वो न्यूज में आ रहा है तो उस समय के हिसाब से देखा जाएगा तो वो टफ होता है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं ना, PT 365 अब आप ना PYQ के बेसिस पे ही पढ़ना, अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो। एंड यही कारण था कि हम भी बार बार रीड करके ही निकल रहे थे, क्योंकि कौन सा टर्म है, किससे जुड़ा हुआ है, दैट्स इट, हो गया, बात खत्म। चलो इसको एक बार समझ लेते हैं कि है क्या। सो सैनिटरी फाइटोसैनिटरी एग्रीमेंट का बात करें, SPS एग्रीमेंट का बात करेंगे। सो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर WTO ऑन January 1st 1995। इतना तो पता है कि WTO
के अंदर में ये एग्रीमेंट है। इट इंश्योर्स दैट फूड सेफ्टी एंड प्लांट एनिमल हेल्थ regulations do not become trade barriers while allowing government to maintain high safety standards। ये जो SPS agreement है ना, एक मिनट समझो, ये जो SPS agreement है, it focuses on food safety, right? It focuses on the protection of animal and plant health from pests, diseases, contaminants. This agreement encourages science-based regulations, discourages unjustified trade restrictions in the name of health measures। कि just because आपको restriction लगाना है ना, तो आप कुछ भी मतलब अनजस्टिफाइड आप ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आप नहीं लगा सकते हो। आप अगर बता रहे हो ना कि हाँ ठीक है, अगर ये चीज हम प्रोडक्ट अपने कंट्री में इंपोर्ट करते हैं तो ये प्रॉब्लम होगा, तो उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस होने चाहिए, कुछ अनजस्टिफाइड कारण नहीं होना चाहिए। ये किस में बात होता है? ये बात होता है SPS एग्रीमेंट में। जबकि WTO का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पे अगर बात करेंगे तो इट एम्स टू मेक ग्लोबल एग्रीकल्चरल ट्रेड फेयरर एंड मोर कॉम्पिटिटिव। इट एड्रेसेस इश्यूज लाइक डोमेस्टिक सपोर्ट, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, मार्केट एसेस। फिर यहाँ पीस क्लॉज का भी बात हुआ है। ये पीस क्लॉज क्या है? दिस इज अंडर आर्टिकल 13 of WTO's agricultural agreement। This peace clause जो है ना, it provide temporary protection to WTO compliant agricultural subsidies from legal challenges under WTO agreements। So मिला जुला के बात क्या है? बात यह है कि जो WTO का ये पीस क्लॉज है ना, आर्टिकल 13, इट प्रोटेक्ट सर्टेन एग्रीकल्चरल सब्सिडीज फ्रॉम WTO डिस्प्यूट्स। दिस पीस क्लॉज हेल्प डेवलपिंग नेशंस, कि वो डेवलपिंग नेशन जो है ना वो एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्रोग्राम कंटिन्यू कर सके, सब्सिडी दे सके विदाउट फेसिंग द ट्रेड डिस्प्यूट्स। इसी का बात पीस क्लॉज में है। पढ़ना होगा, स्टैटिक में काम भर पढ़ लेंगे, लेकिन बात समझिए क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन सिर्फ टर्म दिया, पूछ रहा है कि कहाँ किससे जुड़ा हुआ है? WTO से जुड़ा हुआ है। जो भी इंफॉर्मेशन काम का है, जैसे SPS एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, पीस क्लॉज एक्सप्लेन किया हुआ है आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिंग्स आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पहले भी पढ़ चुके हैं। ये साल में 2 बार आपको रिलीज होता है, एक अप्रैल में, एक अक्टूबर में। एंड इट प्रोवाइड्स ग्लोबल इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर नियर एंड मीडियम टर्म। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किससे जुड़ा हुआ है? IMF से जुड़ा हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 2011 का है। रिगार्डिंग IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, which one of the following statement is correct? It grant loan to any country, it grant loan to only developed countries। ये तो होगा नहीं ना, मतलब फिर IMF के होने का क्या फायदा? बाकी कंट्रीज क्यों ज्वाइन करेंगे? It grants loan to only member countries, ये सही होगा। It grant loan to central bank of the country, नहीं, it grant loans to only member countries। ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, this is a Bretton Woods institution, right? This was created in 1945 as a part of Bretton Woods agreement। currently 190 कंट्रीज के आसपास हैं, राइट। 189 था, लेकिन एंडोरा ज्वाइन किया 2020 में। अगर कोई रिसेंट ज्वाइन किया है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, आपके भी दिमाग में रह जाएगा अगर आप एक बार सर्च कर लोगे तो 189 था, 2020 में एंडोरा नाम का एक कंट्री है उसने ज्वाइन किया। सो 190 कंट्रीज अभी हैं। IMF का प्राइमरी पर्पस क्या है? इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग एक्सचेंज रेट एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। IMF का प्राइमरी पर्पस क्या है? फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड पेमेंट्स बिटवीन कंट्रीज। एंड सो IMF प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू loans to member country facing BOP problem, balance of payment problems। IMF provide financial assistance through SDR, special drawing rights, पढ़ा है हमने। This is an international reserve asset allocated to member countries। IMF provide financial assistance through quota based system, that is each member's contribution and voting power depends on its economic size, right? क्वेश्चन पूछा कि IMF के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है? ये तो IMF लोन देता है अपने मेंबर्स कंट्री को सिर्फ जब वो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, राइट? चलो लिखा हुआ है यहाँ पे सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 18 देखना, ब्रॉडर बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA is sometimes seen in the news in context of negotiations held between India and European Union। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? बार बार यही बात तो बता रहे हैं कि ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पे PhD कर रहे हैं। इस तरीके का कोई टर्म न्यूज में है, PhD कर रहे हैं कि अच्छा उसमें कौन कौन से क्लॉज हैं, कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन सा फीचर है, उसका कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या?
अरे नहीं पढ़ना है भाई, नहीं पढ़, कितने बार प्रूफ दे, नहीं पढ़ना है वो सब। लोग इसीलिए पीटी 365 से डरते हैं, लोग इसीलिए इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन से डर रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं है ना पढ़ना क्या है। एंड ये पता कब चलेगा, जब आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे। क्या पूछा, एक एग्रीमेंट है, बोल रहा है ये न्यूज में था, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेगोशिएशंस, जो कि हुआ किसके बीच, इंडिया एंड किसके बीच में हुआ, यही तो पूछा, तो यूरोपियन यूनियन। ये नेगोशिएशन कब स्टार्ट हुआ, सो इट स्टार्टेड इन began in 2007. So negotiations began in 2007 for broad-based trade and investment agreement between India and European Union. पर्पस क्या था, पर्पस ये था इस एग्रीमेंट का कि ट्रेड बैरियर्स, अब वो ट्रेड बैरियर्स मतलब ट्रेड करने में जो बाधा आ रहा है, अब वो बाधा आपको गुड्स को ट्रेड करने में हो, सर्विसेज को ट्रेड करने में हो, इन्वेस्टमेंट के से जुड़ा हुआ हो, तो वो बाधा को क्या करना है, रिड्यूस करना है। आया बात समझ में, पर्पस यही है। एग्रीमेंट सीक्स टू बी WTO कंप्लायंट, की जो WTO की रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है, ताकि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इंश्योर किया जा सके। ये इंपॉर्टेंट, इस तरीके का एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन वो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। EU जो है वो वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। इस एग्रीमेंट का अगर बात करें तो की फोकस एरिया क्या क्या है, की फोकस एरिया है मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल ट्रेड, इतना सारा कुछ पढ़ा हम। क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा कि एग्रीमेंट किसके बीच में है, इंडिया एंड किसके बीच में है, आंसर इज यूरोपियन यूनियन। ठीक है, आंसर इज यूरोपियन यूनियन। एंड जो भी कुछ उसके अलावा मैंने बताया यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। विथ रेफरेंस टू G20 ग्लोबल फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में भी सॉल्व कर चुके हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के PYQ में। आंसर ध्यान है, एक्चुअली दिस G20 कॉमन फ्रेमवर्क जो है, इसका पूरा नाम क्या है, G20 कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेट treatment. This was launched in November 2020 to address the unsustainable debt levels in low income countries. And so this framework extends the debt service suspension initiative, which allowed temporary suspension of debt payment during COVID-19 पैंडेमिक। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लग गया कि किस चीज के बारे में बात हो रहा है। अब पढ़िए पहला स्टेटमेंट, इट इज एन इनिशिएटिव इंडोर्स्ड बाय G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब। G20 का फ्रेमवर्क है तो G20 तो होगा। पेरिस क्लब के बारे में अगर आपको पता होता ना तो आप रिस्क ले सकते थे, इस स्टेटमेंट को आप सही कर सकते थे। पेरिस क्लब इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ क्रेडिटर नेशंस दैट कोऑर्डिनेट द डेट रिलीफ। की ये क्रेडिटर नेशन जिनके पास पैसा है, जो लोग लोन दे रहे हैं दूसरे कंट्रीज को, तो ये उस तरीके के कंट्रीज का ये इनफॉर्मल ग्रुप है। तो मान लो यहाँ पैसा दिया गया तो ये लोग मिलके क्या कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे अभी ये लोग डेट नहीं रीपे कर पा रहे तो कुछ रिलीफ मेजर दे दिया जाए। ये काम कौन कर रहा है, ये इनफॉर्मल ग्रुप जिसको क्या कहा जाता है, पेरिस क्लब। तो अगर आपको पता होता है कि ये क्रेडिटर नेशंस का ग्रुप है, वेल्दियर नेशंस का ग्रुप है जो दूसरे कंट्री को लोन वगैरह दे रहे हैं, तो शायद आप ये मतलब टिक कर सकते थे। अगर आपको पता होता कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क जो है दिस इज फॉर डेट ट्रीटमेंट, कर लेते आप। लेकिन एग्जामिनेशन सिनेरियो में इतना सारा कुछ हम अज्यूम कर ले आपसे कि आपको सब पता हो, ये भी मतलब मेरे साइड से बेवकूफ़ी होगा। तो चलो ठीक है, अभी के लिए समझ जाइए कि हाँ कौन है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इनिशिएटिव इज एंडोर्स्ड बाय G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब, right, to help the low income nations facing unsustainable debt. दूसरा, it is an initiative to support low income countries with unsustainable debt. यही तो पर्पस ही है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही होगा, आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2, राइट। आपके लिए जितना बता चुके हैं, जितना काम का है उतना हम यहाँ बता चुके हैं, एंड वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यही पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, पहले भी देख चुके हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, यहाँ कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं। विच ऑफ द अबव आर मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स जो है दिस वाज फाउंडेड इन 2009 एज अ कोऑपरेशन काउंसिल ऑफ टर्किक स्पीकिंग स्टेट्स, राइट। टर्किक काउंसिल कहा जाता है इसको। क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन का एम, क्या होगा, एम इज टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग टर्किक स्पीकिंग स्टेट्स, यही हो सकता है ना। एंड ये जो कोऑपरेशन जिसको फाउंड किया गया था एज कोऑपरेशन काउंसिल ऑफ टर्किक स्पीकिंग स्टेट, ये पूरा नाम था, ठीक है। इसको रीनेम किया गया
2021 में एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स। इसके फाउंडिंग मेंबर, जब इसको 2009 में फाउंड किया गया तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे 2009 के टाइम? फाउंडिंग मेंबर्स अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, टर्की एंड न्यू मेंबर जो 2019 में ऐड हुआ वो कौन था? उज्बेकिस्तान। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट का मेंबर कौन कौन होगा? यहाँ ऑप्शन में से अजरबैजान एंड उज्बेकिस्तान। आंसर इज C 2 and 5। क्लियर है? ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। हंगरी जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस है इस ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ थर्ड पिलर, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग: एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बढ़िया है, हम लोग का रिवाइज हो जा रहा है, हम लोग ये सब IR में पढ़ चुके हैं। हमसे पूछ रहा है कि ये तीनों में से इंडिया किसका मेंबर है? सो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ऑल द थ्री। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का अगर बात करें तो दिस इज अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक that started operation in Beijing in 2016, राइट? इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है एंड हमने पढ़ा था कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। ध्यान आ रहा है? ऑप्शन में लिखा हुआ था कि इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, तो हमने फिर उसको कट किया, हमने बोला कि नहीं नहीं नहीं, चाइना लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया है। ध्यान आया? तो जब शेयर होल्डर है तो मेंबर तो होगा ही, तो 1 इसमें है एंड 1 इसमें है। अब 2 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, इसका मतलब 3 एंड 3 के बारे में हमें मतलब बहुत आसानी से पता है कि SCO का मेंबर इंडिया है। SCO क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 2001 में एस्टेब्लिश्ड हुआ। इसमें 9 मेंबर्स हैं: चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। इंडिया 2017 में एज फुल मेंबर ज्वाइन करता है पाकिस्तान के साथ एंड 2023 में ईरान जो है इसका 9th मेंबर बना। अब अगर MTCR के बारे में बात करेंगे, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का बात करेंगे, तो दिस इज एन इनफॉर्मल ग्रुप दैट कंट्रोल्स द एक्सपोर्ट ऑफ मिसाइल्स एंड मिसाइल्स टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन। एंड इंडिया ने MTCR को कब ज्वाइन किया? 2016 में। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू AIIB, MTCR एंड SCO, राइट? यहाँ हमारा ये चैप्टर एंड ये पिलर खत्म होता है। अगर आपको PDF वगैरह चाहिए या कोई फर्दर अपडेट्स के लिए यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप। इस पिलर का, थर्ड पिलर का PDF हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑलरेडी अपलोडेड है, थर्ड पिलर का PDF हम अपलोड कर देते। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द Instagram एंड सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।